ओके गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हम लोगों ने क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड सीखा था, या फिर जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली थी हम लोगों ने। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देखे कि उस मेथड के ऊपर क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है और कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बड़े प्यार से और बड़े इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आई होप आपको याद रहेगा। ठीक, चलिए, तो अब एक टॉपिक और लेना है वैल्यू एडेड मेथड में ही। वो क्या लेना है, उसका एक क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास एग्जाम में आ जाता है। वो क्या है? वो है प्रिकॉशंस फॉर वैल्यू एडेड मेथड। मतलब जब हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो हमको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करते हैं, उस नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला जो हमें पता है वो क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन is to be included in the national income। मतलब जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड पे, तो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं इंक्लूड करना है। उसका रीजन क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कोई बता सकता है क्या रीजन होता है जो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं कंसीडर करते हैं? उसका रीजन होता है टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सर, टू अवॉइड डबल काउंटिंग कैसे गाइस? हमने ये समझा है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम सबका फाइनल आउटपुट जो है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखते हैं ना, सबका फाइनल आउटपुट कंसीडर करते हैं। तो जो चीज मेरे लिए परचेस है, जो मैंने परचेस करा है, जो मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन है जो मेरा, वो किसी और के लिए फाइनल होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं कि विवान है और मैं हूं। ठीक है, विवान क्या करता है? आयरन सेल करता है, और मैं क्या करता हूं? उससे आयरन परचेज कर कर कूलर्स बनाता हूं या आयरन के कोई प्रोडक्ट्स बनाता हूं। तो जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी तो विवान का कैलकुलेशन अलग से होगा, मेरा कैलकुलेशन अलग से होगा, सारे सबको प्लस कर दिया जाएगा। तो विवान क्या करेगा? अपने में अपने सेल का अमाउंट बताएगा, जिसमें उसने वो सेल भी दिखाएगा जो उसने मुझे करा है। ठीक, अब अगर मैं अपना फाइनल आउटपुट लूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसमें टोटल अमाउंट लूंगा। टोटल अमाउंट लूंगा तो उसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो मैंने विवान से परचेज किया है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं माइनस करूंगा तो जब विवान के थ्रू इनकम कैलकुलेट हो रहा था वहां पर भी वो नेशनल इनकम में चला गया, और मैंने अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं हटाया तो मेरे वैल्यू ऑफ आउटपुट में भी वो इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। सो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता, तो हम क्या बोलेंगे? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये समझ में आया? वेरी गुड। पहला चीज। दूसरा चीज हमें क्या याद रखना है? चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। जो हमारे स्टॉक में चेंज आ रहा है वो भी हमें इंक्लूड करना है। इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कोई भी हमसे अगर पूछे कि चेंज इन स्टॉक को क्यों कंसिडर करा जाता है, बिकॉज the stock produced also form the part of capital formation of the nation। तो वो भी कैपिटल को फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को या सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को या फिर सेल को ही प्रोडक्शन में कंसिडर नहीं करते, चेंज इन स्टॉक को कंसिडर करते हैं। नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज को कंसिडर किया जाता है। ठीक, ये दो तो हम चीजें जानते हैं। अब वो चीजें जो हम नहीं जानते, तीसरी, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। ये क्या बोलता है? जितने भी बिजनेस है सबकी सेल्स आपको लेना है ना। लेकिन कोई अगर ऐसा बिजनेस कर रहा है जो सेकेंड हैंड गुड्स बेचता है, उसकी सेल्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वही चीज है, डबल काउंटिंग। मतलब क्या हुआ?
मानस जो है वो सेकेंड हैंड गुड्स का सेलर है, ठीक। तो क्या है, मैंने एक गुड्स सेल किया था तो वो मेरी सेल्स में इंक्लूड हो गया। अब वही गुड्स मानस फिर से सेकेंड हैंड सेल करेगा, मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने किसी और को बेच दिया और उसने मानस को बेच दिया, मानस बेच रहा है। तो अगर सेम चीज को अगर 2 बार इंक्लूड कर देंगे तो अगेन डबल काउंटिंग हो जाएगा। दूसरा, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? क्योंकि जिस साल इस पर्टिकुलर गुड्स का सेल हुआ होगा एक्चुअल में, उस साल की इनकम में यही अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो अगर जो सेकेंड हैंड सेल कर रहा है फिर से उसको करोगे तो वही आइटम 2 बार इनकम में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां पे लिख लेता हूं, एज दे वर included in the year in which they were produced, do not add anything to the current flow of goods and सर्विसेज। मतलब क्या कहना चाहती है ये लाइन, ये बोल रहा है कि जैसे कि जिस साल वो एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ होगा उस साल की इनकम में वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होगा। अब सेम चीज को दोबारा दूसरे साल की इनकम में क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? पिछले साल जिस स्टूडेंट ने मुझे फीस दी थी, ठीक है ना, उसी स्टूडेंट की फीस को क्या मैं इस साल की भी इनकम मानूंगा? नहीं ना। ऐसे ही ये बोल रहा है कि जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ होगा उस साल की इनकम में ये ऑलरेडी ऐड हो चुका होगा। तो अब सेकेंड हैंड जब सेकेंड टाइम फिर से सेल हो रहा है वही गुड्स, उसको दोबारा मत लीजिए, क्योंकि उससे कुछ आपके करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी एडिशन नहीं हो रहा है, तो वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं है। कोई डाउट किसी को? चलिए, तो तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि सेकेंड हैंड गुड्स को हमें कंसिडर नहीं करना है। थर्ड क्या याद रखना है, और फोर्थ आपको क्या याद रखना है, गुड्स प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन। अब ऐसी चीजें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस चीज के लिए? खुद के यूज के लिए। होता है ना, कुछ कुछ लोग सब्जियां अपने घर पे ही उगाते हैं और खुद ही खाते हैं। जैसे किसान है, किसान गुड्स प्रोड्यूस करता है और उसी प्रोडक्शन से वो खुद का घर भी चलाता है। ऐसे ही एक टीचर जो है, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो यहां पर एक्चुअली सर्विसेज प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर जैसे मैं हूं, मेरी जो डॉटर है, मैं खुद टीचर हूं, तो मैं अपनी ही डॉटर को पढ़ाऊंगा, तो यहाँ सर्विसेज मैं यहां पर भी दे रहा हूं, बट ये क्या है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। एक डॉक्टर खुद अपने ही बच्चे, बीवी, माँ बाप का इलाज कर रहा है, ये प्रोडक्शन तो हो रहा है बट ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन की जब बात आती है तो यहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन। हाँ, तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, या तो फिर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया, फार्मर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड कंज्यूमिंग हिमसेल्फ एंड फैमिली। ये किस चीज का एग्जांपल हो गया कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, टीचर टीचिंग हिज ओन चिल्ड्रन, या फिर डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन फैमिली मेंबर्स। क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे वुमेन या वुमेन नहीं, मदर गिविंग सर्विसेज एट हिज ओन हाउस। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ। सर आपने ये तो बता दिया कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता क्या है, लेकिन इसका करना क्या है, इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है? तो याद रखिएगा गाइस, जो प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड, whereas production of services
for self production are not included in the value added. ऐसा क्यों बोल रहे हो कि गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं कर रहे हो? ये तो गलत बात है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? चलिए आइए इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। नाउ पहला रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड and consumed home and never enters into the marketplace. Therefore, they are non-market. पहला रीजन है कि मैंने क्या बोला कि जो सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने घर पर, वो घर पर ही कंज्यूम हो रही है। ठीक है ना, टीचर अपने ही बेटे को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है ना, मम्मी घर में काम कर रही है, तो वो कभी मार्केट में आते ही नहीं, इसलिए ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करना है। तो जैसे ही मैं ये बोलता हूं तो मेरे वो बच्चे जो ज्यादा सोचते हैं वो बोलते हैं सर आप ना हमको क्या पागल समझते हो? मैंने बोला क्यों? बोला सर सर्विसेज जो घर पे प्रोड्यूस हो रही है वो मार्केट में नहीं आ रही है, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन है, तो ये जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी तो हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी तो मार्केट में नहीं आ रहे हैं, ये भी तो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन हो गए। यस और नो? भाई जो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी तो मार्केट में नहीं आ रहा है ना, वो तो आप खुद ही कंज्यूम कर जा रहे हो ना। ठीक है, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने बेटा, बिल्कुल सही पकड़ लिया। लेकिन यहां पर दूसरा रीजन समझिए सर्विसेज के साथ क्या है वो ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू। जो सर्विसेज घर पे प्रोड्यूस होती है ना, घर पे प्रोड्यूस हो रही है और हम लोग घर पे ही कंज्यूम कर रहे हैं, उनका मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल है। भाई अगर मैंने अपने ही मेरी मम्मी, हमारे घर पे जो मम्मी होती है वो हमें सर्विसेज दे रही है, तो वो सर्विसेज कितने रुपीस की दे रहे हो आप, उसका वैल्यूएशन कर सकते हो क्या आप? ठीक है, अगर बाई घर पर आकर काम करती है उसका वैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमारे घर पे ही हमारी मदर जो हमें सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो आप? एक फादर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है या एक टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है, कितनी उसकी वैल्यू होगी ये आप कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। इसीलिए क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन टाइप के ट्रांजेक्शन रहते हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनका मार्केट वैल्यू मेजर करना मुश्किल रहता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और सर फिर यहां पर बेटा इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? आपने घर पे कोई चीज प्रोड्यूस करी, आपको ये तो पता है ना वो मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो, जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है वो आप कंसीडर कर सकते हो। इसलिए हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसा प्रोडक्शन होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, अगर वो गुड्स है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, तो आप उसे इंक्लूड करोगे, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। ये समझ में आया गाइस? ओके चलिए, तो इसमें क्या सबको, अब क्या कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो 1 मार्कर्स में पूछता है कि हमने ऐसा ऐसा काम किया वेदर इट विल बी इंक्लूडेड और नॉट, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा सेल्फ कंजम्पशन में अगर गुड्स है तो इंक्लूड होगा और अगर सर्विसेज है तो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तो हमने 4 पॉइंट समझे क्या कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता है, चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं इंक्लूड किया जाता, चेंज इन स्टॉक को करा जाता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज को। सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। अब यहां पर जब मैं ये सेकेंड हैंड गुड्स की बात कर रहा था तो एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा था, सर सुनिए सेकेंड हैंड गुड्स पे जब सेकेंड हैंड गुड्स सेल करते हैं तो जो भी सेल करता है वो कमीशन लेता है ना, वो कमीशन लेता है या ब्रोकरेज लेता है, तो सर क्या वो ब्रोकरेज भी इंक्लूड नहीं होगी? तो मैंने बोला नहीं, ब्रोकरेज इंक्लूड होगा, कमीशन इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो गुड्स आप बेच रहे हो सेकंड हैंड, वो गुड्स का अमाउंट आप इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम में, लेकिन वो पर्सन जो आपसे कमीशन ले रहा है या ब्रोकरेज ले रहा है, जो चार्जेस ले रहा है,
वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और वो सर्विसेज अभी प्रोड्यूस हो रही है, इसी साल में प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उसको आप इंक्लूड करोगे। तो यहां पर मैं एक स्पेशल पॉइंट लिख लेता हूं, हाउएवर द कमीशन और ब्रोकरेज और द सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स are included in the value added method। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ये सिंपल है, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंक्लूड होगा, अगर आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंक्लूड नहीं होगा। सर्विसेज इंक्लूड क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन है, प्लस इनका मार्केट वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट होता है, आप प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते हो, इसलिए आप इसको इंक्लूड नहीं करते हो। और पांचवा और लास्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना पड़ता है इन ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, वो है imputed value of the owner occupied। इसको थोड़ा क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस और प्रॉपर्टी शुड बी इंक्लूडेड। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अब जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा जो ग्रॉस पीस होगा वो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आएगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज आई हैव प्रोड्यूस सर्विसेज। ठीक, अब अगर जिस प्लेस से मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्लेस अगर मेरा रेंट पर होता, तो जिसको मैं रेंट देता, ये रेंट उसकी इनकम होती, तो जिसको मैं ये रेंट रहता उसकी इनकम भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती। यस और नो? यस। अब क्या हो रहा है, ये जो प्लेस है ये मेरा खुद का है, जो हमारी कोचिंग का सेंटर है वो मेरा खुद का है, तो मुझे कोई रेंट देना ही नहीं पड़ता। तो ये क्या बोल रहा है, जो इम्पुटेड वैल्यू है, इम्पुटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, इम्पुटेड वैल्यू मतलब ऐसी चीजों की वैल्यू जो आपकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम हमारा घर है, खुद का ही घर है, तो खुद का ही घर है तो हमें उसे घर का रेंट नहीं देना पड़ता, तो वो जो रेंट हम नहीं दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं इम्पुटेड रेंट, इम्पुटेड वैल्यू। ऐसे ही जैसे मेरा ये कोचिंग सेंटर है, ठीक है, इसका रेंट मुझे नहीं देना पड़ रहा, क्यों, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये जो रेंट है इसमें वो जो रेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे जो मुझे नहीं देना पड़ रहा है, इट इज नोन एज इम्पुटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड जो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी, उसको आप नहीं, गुड्स होंगे उसको आप इंक्लूड करोगे नेशनल इनकम में। मतलब क्या है, जो मेरा रेंट मैं जो नहीं दे रहा हूं ना, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, क्यों पार्ट है, क्योंकि अगर ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं रेंट तो देता ही देता, जिसको रेंट देता वो प्रोड्यूस होता, उसके लिए वो इनकम होता, मतलब वो भी कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करता, पर मैं अभी नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं तो वो रेंट किसके पास जा रहा है, वो रेंट मेरे पास ही आ रहा है, मतलब मेरे पास ही रह गया, बस सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रही है ना। ये जो प्रेमाइसेस यूज हो रहा है ये भी तो एक नेशन का रिसोर्स है ना, कौन यूज कर रहा है, मैं खुद यूज कर रहा हूं, तो इसका यूज तो हो रहा है ना, तो यहां से भी तो कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए इन्होंने क्या बोला, नेशनल इनकम में इंपुटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड किया जाता है। समझ में आया? थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकल में इतना डीप नहीं आता है। क्या क्या याद रखेंगे, 5 पॉइंट है प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नॉट इंक्लूडेड, ये हमें पता है। चेंज इन स्टॉक इज इंक्लूडेड, मतलब क्या, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्या इंक्लूड करोगे, हम बोलेंगे ना क्लोजिंग करेंगे ना ओपनिंग करेंगे, हम चेंज इन स्टॉक को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इन सेकेंड हैंड गुड्स पर जो हम कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं वो एक्चुअली सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्चुअल सर्विसेज, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स प्रोड्यूस किया है तो इंक्लूड होगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर सर्विसेज प्रोड्यूस करी है तो इंक्लूड नहीं होगा, रीजन मैंने बताया। और लास्ट, इंपुटेड वैल्यू ऑफ ओनर इक्यूपाइड जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड होगा। समझ में आया? मैं एक्चुअली गाइस यूट्यूब वीडियो देख रहा था इसी चैप्टर के, कि यूट्यूब पे वीडियोस देखूं कैसे कैसे समझाया हुआ है।
एंड बिलीव मी, जितनी डिटेल में मैंने आपको एक एक आइटम के ऊपर बताया ना, मेरे को कहीं नहीं मिला। एक आध वीडियो मिला था जिन पे इन्होंने कुछ कुछ चीजों को टच किया था, अदरवाइज डायरेक्ट ये लोग कैसे चैप्टर समझा रहे थे यूट्यूब वीडियोस में भी, भैया ये चीज होती है, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और फिर क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने डिटेल में एक एक आइटम का डिस्कशन किया है। सो इसी बात पे ताली मत बजाओ, लेकिन वीडियो ऑन कर दो। सो गाइज ऑन दैट नोट, हमारा ये वैल्यू एडेड मेथड बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पर। नेक्स्ट शीट देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, इनकम मेथड। सो इनकम मेथड के लिए फिर से शुरुआत करता हूं और फिर से आपको वही पुराना ज्ञान देता हूं। कौन सा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा था गाइस? प्रोडक्शन स्टेज होती है, ठीक है, प्रोडक्शन स्टेज होती है। तो अभी जो हमने जीवीए मेथड कैलकुलेट करा, वैल्यू एडेड मेथड देखा, वो प्रोडक्शन स्टेज से कैलकुलेशन होता है। अब प्रोडक्शन किससे होता है? प्रोडक्शन के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, इनपुट्स, वो चीजें जो आपको प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो यहां पर प्रोडक्शन करने में जिन्होंने हेल्प करा, उनकी हेल्प से गुड्स प्रोड्यूस हुआ। तो इस मेथड में हमने प्रोडक्शन देखा। अब ये जो फैक्ट्रीज है जहां पर प्रोडक्शन हुआ है, अब ये क्या, जैसे मैं हूं, मेरे यहां पर क्या हो रहा है? सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। सर्विस तो मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट है, तो मेरी इनकम जो है वो प्रोडक्शन में जाएगा। अब मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी हेल्प ले रहा हूं? ये प्रीमाइसेस की हेल्प ले रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहा हूं। मेरे यहाँ पर जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्योन जो है, जो सफाई करता है, जो एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटर दीदी है, तुम लोगों ने देखा नहीं है अभी तक, वो है, तो उनको मैं सैलरी देता हूँ। इन सब की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ? इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ सर्विसेज का, तो मैं क्या करता हूँ? इनको इनकम देता हूँ। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं खुद भी हूं, मेरी सर्विसेज से भी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं खुद को भी पैसा देता हूं। क्या पैसा देता हूं? वो जो प्रॉफिट होता है वो मेरा ही, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेज क्या होता है? ये प्रोडक्शन यूनिट जो है इनको पैसा देती हैं, तो सेकंड स्टेज इज इनकम स्टेज, है ना। इनकम स्टेज हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो अब हम यही सेकंड स्टेज, इनकम स्टेज से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम स्टेज और इनकम मेथड। ओके गैस, चलिए। सो इनकम कैसे जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेकर। जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिनकी मदद से प्रोडक्शन होता है, उनकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है। और इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कुछ ना कुछ कंपनसेशन देते हैं, जो उनकी इनकम होती है। तो जो जो लोग गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है, उनकी जो इनकम है, अगर आप उन सब लोगों की इनकम जोड़ दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि टोटल नेशनल इनकम कितना है। जैसे अगर आपको मेरी इनकम जाननी है, तो दो तरीके कौन से हैं? एक तो ये जान लो, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कितने रुपीस की सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा, आप मेरी फीस जोड़ लो टोटल, तो आपको पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है? मैं किस किस की हेल्प से सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है। किस किस की हेल्प से? ये प्रीमाइसेस की हेल्प से, वो जो दो लोग मेरे यहाँ जॉब करते हैं उनकी हेल्प से, और खुद मेरी हेल्प से। मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, ओनर हूं भले, लेकिन मैं भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं। एक्चुअली प्रोडक्शन यूनिट क्या है? तुलसन एजुकेशन हब। और मैं क्या हूं? मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, जो यहाँ पर सर्विसेज दे रहा हूं। उस सर्विसेज के बदले मुझे पैसा मिलता है। क्या मिलता है? जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो मुझे मिलता है। तो आप क्या कर लो, हम तीनों लोगों की, मतलब इस, ये जो प्रीमाइसेस यूज हो रहा है, इसकी इनकम, सर इसकी इनकम रेंट, जो रेंट में दूंगा, जो सैलरी में दूंगा अपने एम्प्लॉइज को, और जो प्रॉफिट मैं खुद ले जाऊंगा, अगर इन तीनों को प्लस कर दें तो सेम वही आएगा जितनी मेरी आप टोटल फीस जोड़ते तो आता, आया ना। बस यही तो इनकम मेथड है। इनकम मेथड को क्या करना है आपको? इट इज द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप उनकी इनकम को जोड़ लो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? तो गाइस 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने बड़े डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट जो मेरे पास 11th क्लास में पढ़ते हैं, मैं उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे याद कराता हूँ। एक शॉर्टकट है सेल, ये वर्ड याद रखिएगा, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सी ई एल और एल, सेल। सर ये क्या है? गाइस ये कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये लैंड है और ये लेबर है। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा और कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता ही नहीं है। सर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है ना रॉ मटेरियल, अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो रॉ मटेरियल, हाँ रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे? पैसों से खरीदोगे ना, तो ये कैपिटल लिखा तो है मैंने कितना पैसा लगाया है, ठीक है। तो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर आप इन सब की इनकम को जोड़ दो, जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया ना, मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट है, ये तुलसन एजुकेशन हब इज अ प्रोडक्शन यूनिट। यहां प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है? सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। किस किस की हेल्प से सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है? ये प्रीमाइसेस की हेल्प से, वो जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्प से, और मेरी हरीश तोलानी की हेल्प से। तुलसन एजुकेशन हब, हरीश तोलानी अलग है। सो तुलसन एजुकेशन हब में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? हरीश तोलानी की हेल्प से, और जो दो एम्प्लॉयज हैं उनकी हेल्प से, और ये प्रीमाइसेस की हेल्प से। प्रीमाइसेस आ गया, आप उसे लैंड में भी ले सकते हो, जिसमें आपको लेना हो ले लीजिए, जगह आपने यूज करी है। कैपिटल में क्या आ गया? कैपिटल में जो पैसा मैंने लगाया है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर में क्या आ गया? जो मेरी मेहनत है, जो हरीश तोलानी जो ओनर है उसकी मेहनत है। यहाँ पे हरीश तोलानी प्रॉफिट और में आ गया। और लेबर में क्या आ गया? लेबर में आपके एम्प्लॉयज आ गए। तो इन सब की इनकम को प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका नेशनल इनकम मिल जाएगा। समझ में आया? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो मैंने क्या बोला? कैपिटल, ये चार चीजें इंक्लूड होती है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, ठीक। तो यहां पर हम कैसे करेंगे? सबसे पहला, कंसेशन टू एम्प्लॉयज। ये क्या है? ये मैंने जो आपको लास्ट वाला बताया ना, लेबर, ये लेबर है। अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हमको ये मेथड बोल रहा है। तो पहला कंपोनेंट क्या है? कंपोजिशन टू एम्प्लॉयज, जो लेबर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कंपोनेंट इन्होंने हमको क्या बोला? दूसरा कंपोनेंट इन्होंने हमको बोला रेंट एंड रॉयल्टी। ये किसको डिनोट करता है? ये लैंड को डिनोट करता है। आप रेंट क्यों देते हो? आप जो प्रेमाइसेस यूज करते हो या लैंड यूज करते हो जहां पर आप फैक्ट्री वगैरह बनाते हो, तो वो सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट इन्होंने क्या बोला? वो बोला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कैपिटल का पार्ट हो गया गाइस। आप बिजनेस में पैसा लगाते हो ना, पैसा कौन लगाता है? ओनर लगाता है। और अगर ओनर लोन पे लेकर आता है तो वो भी एक तरीके से कैपिटल का ही पार्ट है। चौथा कंपोनेंट इन्होंने हमको क्या बोला? प्रॉफिट। ये किसका पार्ट है गाइस? ये एंटरप्रेन्योर का पार्ट है। एंटरप्रेन्योर जो ओनर है, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट करा, जो बिजनेस को हैंडल करता है, जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी मेहनत, ठीक है, प्रॉफिट। और पांचवा, सर आपने तो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले, पांच कहां से आ गए? पांचवा है मिक्स्ड इनकम। तो ये मिक्स्ड इनकम क्या है, इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। सो गाइस ये आपके चार पांच फैक्टर्स कंपोनेंट हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। इन सब की इनकम को अगर आप जोड़ दो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। मतलब नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस इंटरेस्ट प्लस
प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, आपकी नेशनल इनकम निकल गई। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो ये 5 फैक्टर्स है गाइस। इन 5 फैक्टर्स को याद कैसे, कभी कभी क्या भूल जाते हैं, तो मैं याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। कौन सा शॉर्ट ट्रिक? प्रॉमिस। प्रॉमिस की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, जानबूझ के गलत लिखी है ताकि हम अपना शॉर्टकट बना सके। तो ये प्रॉमिस सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है। ये जो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको याद रखने की ट्रिक है। प्रॉमिस, PDP स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट्स, R stands for rent and royalty, M stands for mixed income, stands for interest। सर वो हाँ, वो कुछ नहीं, हो तो वर्ड बनाने के लिए डाल दिया था। इसको ऐसे RO इज इक्वल टू रॉयल्टी, ठीक है? रॉयल्टी की स्पेलिंग है, तो चलो ऐसे लिखते हैं, रॉयल्टी एंड रेंट, तो RO हो गया ना रॉयल्टी का। मिक्स्ड इनकम डिनोट्स, M डिनोट्स टू मिक्स्ड इनकम, MI नहीं, सिर्फ M। I डिनोट्स टू इंटरेस्ट, और CE डिनोट्स टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। तो हमने क्या बोला? P किसको डिनोट करता है? P डिनोट करता है प्रॉफिट को। ये जो RO है, ये रॉयल्टी एंड रेंट। सिर्फ M जो है, ये है मिक्स्ड इनकम। ये जो I है, ये डिनोट करता है इंटरेस्ट को। ये जो CE है, ये डिनोट करता है आपके कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज को। तो याद रखने का तरीका है कि अगर हमें नहीं याद आता तो एक सिंगल वर्ड भी अगर हमें याद आ गया तो हमें पता चल जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? सो गाइस, आज हमें क्या करना है? आज पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, इवन कल भी हमारा थियोरेटिकल पार्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं 5 आइटम्स को डिटेल में डिस्कस करना है कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज होता क्या है। मोटा मोटा तो हम समझ गए हैं। ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज मतलब लेबर, मतलब जो भी आपके एम्प्लॉइज है उनको जो आप सैलरी दे रहे हो। इंटरेस्ट मतलब आप बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मिक्स्ड इनकम तो खैर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉयल्टी एंड रेंट, आप जो भी एसेट्स यूज कर रहे हो उसका रेंट। और प्रॉफिट मतलब जो ओनर काम कर रहा है उसकी मेहनत के बदले उसको जो मिलता है। तो मोटा मोटा हमें पता है, पर अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इतना क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, सो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इसको हम शॉर्टकट में COE भी बोलते हैं या CE भी बोलते हैं, तो हम COE यूज करेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, तो लिख लेते हैं यहाँ पे COE, दैट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। प्रोडक्टिव सर्विसेज, मैंने क्यों 2-3 बार रिपीट करा ये वर्ड प्रोडक्टिव सर्विसेज? मतलब गाइस, अगर आपके बिजनेस में कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा है, ठीक है ना, तो उसकी इनकम को हम लोग कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोडक्टिव सर्विसेज को। तो याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो जनरेट क्या हुआ है, और जनरेट तभी होगा जब एक्चुअली कोई प्रोडक्टिव काम होगा। कोई अनप्रोडक्टिव काम होगा तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली, क्या पढ़ लिया? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉइज बाय द एम्प्लॉयर। मतलब अगर आपके एम्प्लॉय को कोई थर्ड पर्सन कुछ देता है, ठीक है ना, आपका एक एम्प्लॉय है, उसको कोई थर्ड पर्सन आकर कोई गिफ्ट देके जा रहा है या कुछ पैसे देके जा रहा है, कुछ प्राइस देके जा रहा है, वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ सिर्फ वही चीजें इंक्लूड होंगी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। क्यों देगा? बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बिकॉज ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मेरी वाइफ ठीक कोचिंग में सर्विसेज देती है, वो बिजनेस स्टडीज पढ़ाती थी पहले,
तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरी वाइफ कोचिंग में बिजनेस स्टडीज पढ़ाती है। उसको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए जो अगर उस पर्टिकुलरली उस काम के लिए मैं अगर उसको सैलरी देता हूं तो वो सैलरी में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे ही जो फीस जनरेट हुई उससे गिफ्ट लाकर मैंने अपनी वाइफ को दे दिया तो वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो दो चीजें याद रखना है, क्या याद रखना है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, या एम्प्लॉयर देगा एम्प्लॉय को लेगा बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और नाते के थ्रू दे रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरा ओनली फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, प्रोडक्टिव सर्विसेज होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट हम याद रखें। चलिए अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। COE इंक्लूड्स एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इंक्लूड है। पहला एलिमेंट कौन सा है, वो है वेजेस एंड सैलरीज, मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी के टर्म्स में आप पैसे दे रहे हो। अच्छा यहाँ कैश का मतलब ये नहीं है कि रोकड़ा, कैश मतलब चेक भी हो सकता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है, मींस आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में कुछ दे रहे हो। आप अपने एम्प्लॉयज का ना 2 तरीके से पैसा दे सकते हो, एक आप मॉनेटरी टर्म्स में दे सकते हो, एक आप काइंड में दे सकते हो, एक आप कैश में दे सकते हो, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। काइंड का मतलब क्या होता है, फैसिलिटीज एंड परक्विसिट्स एम्प्लॉय। सर ये क्या होता है, ये ऐसे होता है गाइस कि आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो दे रहे हो प्लस उसको हाउस, एक हाउस भी रहने को दे रहे हो। होते ना बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हाउस देती हैं, जैसे मिलिट्री वाले जो हैं, आर्मी वाले जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, उनको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए सैलरी के अलावा भी, ठीक है। और भी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, उनको एक प्रीमाइसेस मिलता है रहने के लिए। जैसे स्कूल्स में, जैसे हमारे स्कूल में है, क्या होता है जब बाहर से कोई टीचर यहाँ आता है तो उसको सैलरी के साथ रहने की भी फैसिलिटी देते हैं। तो वो आप क्या कर रहे हो, वो भी एक वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट ही होता है, पर वो किस में है, इन काइंड में, वो भी इंक्लूड होगा। समझ में आया, वो भी इंक्लूड होगा। लेकिन अच्छा इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। रेंट फ्री होम, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फ्री कार फैसिलिटी, और क्या हो सकता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड एजुकेशन फैसिलिटी। जैसे हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनके एक चाइल्ड को फ्री एजुकेशन आप मतलब आप अपने एक बच्चे को फ्री में उस स्कूल में पढ़ा सकते हो, तो वो भी एक तरीके का वेजेस एंड सैलरी हो जाता है इन काइंड, ठीक। लेकिन गैस जब आप काइंड की, कैश की बात तो समझ में आ गई, मॉनेटरी टर्म्स में आप पैसा दे रहे हो, काइंड में भी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कौन सी, पहले मैं यहां लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। However, it does not include any facility which is necessary for work and in which employees do not have any discretion। मतलब या इसमें जो काइंड है उसमें आप वो फैसिलिटीज को इंक्लूड नहीं करोगे जो वर्क के लिए जरूरी है, और यहां पर एम्प्लॉयज को कोई ऑप्शन नहीं होता है, डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिशन। सर ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब फैक्ट्री में आएंगे तो आपको यही फैक्ट्री वाली ड्रेस पहनकर आनी पड़ेगी जो हम देंगे, है ना, जो फैक्ट्री प्रोवाइड करेगी वही आपको पहन कर आनी है। तो यहां पर क्या ये कंपलसरी कंडीशन है, बिना इसके काम नहीं होगा, और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक। और क्या ऐसी चीज हो सकती है, जैसे आपको हम एक लैपटॉप देंगे, बोला हम आपको एक लैपटॉप देंगे, लेकिन ये लैपटॉप आप यहीं पर ही रखो, ये कंपनी का ही लैपटॉप होगा, ये हम आपको नहीं दे रहे, सिर्फ काम करने के लिए दे रहे हैं,
और इस पर सिर्फ कंपनी का काम होगा और आप इसी लैपटॉप पर काम करेंगे, किसी और लैपटॉप पर काम नहीं करेंगे। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो आपको एक डेस्क अलॉट हो जाता है, वहां पर एक सिस्टम पड़ा रहता है, तो वो सब इन फैसिलिटीज में नहीं आता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूं, क्या क्या है, यूनिफॉर्म्स ड्यूरिंग वर्क ओनली, ठीक है, और व्हीकल्स और वर्क ओनली। ठीक है, क्यों इंक्लूड नहीं करते, सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो अगर इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आपका जो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसमें वेजेस और सैलरीज जो आप कैश में दे रहे हो, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हो, और ऐसी चीजें जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हो, मतलब कोई फैसिलिटी यहाँ परक्विसिट दे रहे हो, जैसे ये एग्जाम्पल थे। बट हमको याद क्या रखना है, ऐसी चीजें जो वर्क से रिलेटेड कंपलसरी है, नेसेसरी, एंड जहां पर एम्प्लॉय को कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऐसी चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं वेजेस एंड सैलरीज में। क्यों? क्योंकि ये तो उनका खर्चा है, बिजनेस एंटरप्राइज वालों का एक्सपेंसेस है, ये आपकी इनकम नहीं है। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है, आप जैसे चाहे यूज कर सकते। ओके, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा सी, ये ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सिक्योरिटी स्कीम्स सर ये क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, पेंशन फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड। तो आप जब कहीं एम्प्लॉय होते हो तो आपका पैसा जो आपको कुछ प्रोविडेंट फंड का भी पैसा मिलता है, कुछ पेंशन फंड का भी पैसा मिलता है, और स्टाफ वेलफेयर फंड, और भी बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, जैसे लेबर वेलफेयर, वो तो मैंने लिख लिया। और क्या होता है, ग्रेचुइटी। ये देखो, ये सारे कौन से फंड हैं, द एम ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशंस और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, सारे कंट्रीब्यूशन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात है ये वर्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, जो आपका प्रोविडेंट फंड है ना, पीएफ जो है, या पेंशन है, ये कैसे बनती है आपको पता है, आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट कटता है और उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी खुद का देता है, दोनों मिलाकर प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। सो जो प्रोविडेंट फंड है वो कैसे बनता है, वो एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होता है, जिसको हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को मिलाकर बनता है, दोनों को मिलाकर बनता है। ठीक, तो यहां पर जब आप वेजेस एंड सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, तो आप सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लोगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लोगे, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो उसी की सैलरी में से कट रहा है। ठीक है, वो कुछ अलग से तो मिल नहीं रहा, और जो आपको यहां पर ये मिला है मॉनेटरी टर्म्स में, इसी का ही तो पार्ट है वो यहां पर, तो यहां पर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वो। तो अगर दोबारा यहाँ पे फिर से इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, कोई एम्प्लॉयर थोड़ी ना दे रहा है मुझे, वो तो एम्प्लॉयर तो मुझे सैलरी दे रहा था, मेरी ही सैलरी में से काट के वो प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है, तो वो कोई अलग से थोड़ा ना दे रहा है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा, ओनली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। समझ में आया, समझ में आया गाइस? चलिए ग्रेट। सो हम लोग, ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, सर के ऊपर से चली जाएगी, इसलिए हम आज इतना ही करते हैं। एक बार समराइज करते हैं, इनकम मेथड में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम भी होगी। तो चाहे आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर दो, आपका नेशनल इनकम वैसा का वैसा ही आएगा। तो हमने पहले प्रोडक्शन मेथड देख लिया, अब हम इनकम मेथड देख रहे हैं। इनकम मेथड में क्या होता है, it is the sum total of the income of all the factors of production।
तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जो इनकम दी जाती है जिसे फैक्टर इनकम बोला जाता है, उन सबको जोड़ दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका नेशनल इनकम। फिर मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या होते हैं, उसको याद करने के लिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया, सेल। तो यहां पर क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इन सबको प्लस कर दो तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक, इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, प्रॉमिस, प्रॉमिस में एस नहीं सी आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है। फर्स्ट पी रिफर्स टू प्रॉफिट, आर ओ रिफर्स टू रॉयल्टी एंड रेंट, एम रिफर्स टू मिक्स इनकम, आई रिफर्स टू इंटरेस्ट एंड सी ई रिफर्स टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। फिर हमने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज चालू करा। हमने क्या पढ़ा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो पेमेंट करता है उसे हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में इंक्लूड करते हैं। इसके तीन एलिमेंट्स हैं, पहला जो उसको मॉनेटरी टर्म्स में मिला, दूसरा जो उसको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिला, और तीसरा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। ये तीन चीजें मिलकर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज बनाती है। और इसके अंदर अंदर कुछ चीजें याद रखने के लिए हमने डिस्कस करा था कि कोई ऐसी फैसिलिटी जो नेसेसरी है, काम से जुड़ी हुई है और जिसमें एम्प्लॉय का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, वो चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास है, मैं ज्यादा उसको लंबा खींचना नहीं चाहता। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम।